नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीके सिंह पीसीएस की पाठशाला से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी में पृथ्वी की गतियाँ यानी कि अर्थ के मोशन के बारे में, क्योंकि पृथ्वी की गतियों पर ही दिन रात का होना, मौसम का बदलना सभी अर्थ के मोशन पर ही डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं, हर एक प्लैनेट सन को रिवॉल्व करता है और साथ ही साथ अपने एक्सिस पर भी वो रोटेशन करता है यानी घूर्णन करता है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण और घूर्णन, ये दो गतियों के वजह से दो अलग अलग प्रकार के इफेक्ट होते हैं। घूर्णन के वजह से दिन और रात होते हैं, जबकि सूरज के चारों ओर परिक्रमण करने के वजह से चेंज ऑफ सीजन यानी कि ऋतुओं का परिवर्तन होता है। इसको ही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है और इस झुके होने के वजह ही ऋतुओं का परिवर्तन है। जैसे सिमिलरिटी है सोलर सिस्टम में, अर्थ की तरह ही जो मार्स है यानी कि मंगल ग्रह है वह भी अपने एक्सिस पर झुका हुआ है। इसके वजह से पृथ्वी के बाद अगर सोलर सिस्टम में किसी प्लेनेट पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं तो वो मंगल ग्रह है। और नासा और संबंधित जो वैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं कि नियर अबाउट फ्यूचर में मार्स पर मानव मिशन भेजा जाए और वहाँ पर मानव बस्तियाँ बसाई जाएं। तो हम देखेंगे कि अर्थ के केस में रोटेशन और रिवोल्यूशन को। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारी जो घूर्णन गति है, वन बाय वन करके इसको देखते हैं। घूर्णन दैट मीन्स रोटेशन। रोटेशन का मतलब है कि सभी प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं और अर्थ के रोटेशन का जो डायरेक्शन है हमको ध्यान रखना है, वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यही वजह है कि हमारा सनराइज यानी सूर्योदय पूरब में होता है और सनसेट पश्चिम में होता है। तो रोटेशन हो गया वेस्ट टू ईस्ट, और इस जो रोटेशन का जो रिजल्ट है वो है हमारा डे एंड नाइट। मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं हमारे इस पे कि दिन और रात क्यों होते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब सनराइज होता है इसका मतलब है कि अर्थ का वह हिस्सा यानी जो सूरज के सामने है वहाँ पर दिन है, और अर्थ का वो हिस्सा जो सन के ओझल है यानी सन के दूसरे साइड है वहाँ पर रात होता है। सपोज करिए कि अर्थ का जो शेप है वो हमारा सर्कुलर है, एज्यूम करते हैं ऐसे अर्थ का जो शेप है वो हमारा जियोइड है, बट हम यहाँ पर समझने के लिए इसको हमने सर्कुलर लिया है। और ये इसका वर्टिकल लाइन है जो अर्थ के इक्वल डिस्टेंस यानी कि हाफ इसको डिवाइड करता है। सपोज करेंगे कि यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट है, दैट मीन्स एज्यूम करते हैं कि कोई टॉर्च जलाते हैं हम, तो राउंड शेप होने के वजह से आप देखेंगे कि टॉर्च की रोशनी सेम समय में पूरे इस स्फेरिकल यानी पूरे गोले को कवर एक बार में नहीं कर पाएगा। तो जो टॉर्च की रोशनी है मैक्सिमम इसके आधे हिस्से तक, ये इसकी ज्योमेट्री का खासियत है कि कोई भी सर्कुलर होगा उसके आधे हिस्से पर ही ये चमक बिखेरेगा। तो जो टॉर्च के सामने के हिस्से हैं वहाँ तो है दिन, जो भी देश टॉर्च के सामने हैं वो है दिन, और जो इसके बैक साइड है यहाँ पर होगा हमारा नाइट। अगेन ये रिवॉल्व, चूँकि ये रोटेट कर रहा है, जब ये रोटेट करके ये फेस चेंज हो जाएगा और ये जो बैक साइड का फेस टॉर्च के सामने आएगा तो यहाँ हो जाएगा डे, एंड जो पहले फ्रंट पे था वो बैक साइड चला जाएगा, वहाँ होगा नाइट। जैसे एग्जांपल के लिए अभी इंडिया में डे है, दैट मीन्स यूएसए अमेरिका में रात है। इसका मतलब है कि अमेरिका और भारत बिल्कुल दोनों एक दूसरे के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर पर स्थित हैं, इसी वजह से रात और दिन में अंतर होता है। तो ये हुआ हमारा रोटेशन का इफेक्ट। इसी प्रकार से हम समझेंगे कि हमारा रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट है। रिवोल्यूशन का मतलब है कि परिक्रमण, और हमेशा एक इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि परिक्रमण और इससे मिलता जुलता एक शब्द है परिभ्रमण। तो परिभ्रमण का भी जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो परिक्रमण नहीं है, बल्कि परिभ्रमण का मतलब भी रोटेशन होता है। दैट मीन्स परिभ्रमण जो है वो इक्विवेलेंट है घूर्णन गति के, यानी कि रोटेशन का।
तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। परिक्रमण का मतलब होता है रिवोल्यूशन, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है अराउंड सन, सूरज के चारों तरफ घूमना। जबकि रोटेशन होता है या परिभ्रमण जो है वो हमारा अपने एक्सिस पर अर्थ को घूमना हुआ। तो ठीक है, हमें जो अभी डिस्कस करना है हम उसको कर रहे हैं। परिक्रमण मोशन को हम डिस्कस करेंगे। परिक्रमण में जो इसके कुछ बेसिक्स हैं कि सोलर सिस्टम के हर एक प्लेनेट जो है वो एक इलेप्टिकल पाथ पर सन को रिवॉल्व कर रहा है। ये सर्कुलर नहीं है बल्कि हिंदी में इसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं, इलेप्टिकल पाथ है। और इस इलेप्टिकल पाथ पे जो सन है वो इसके फोकस पर स्थित होता है। और एज्यूम करते हैं कि हमारी पृथ्वी है और ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को हम देखेंगे सन से और इस डिस्टेंस को देखेंगे तो एक समय इसके ज्यामितीय आकार होने के वजह से एक समय पृथ्वी सूरज से सबसे ज़्यादा दूर है और दूसरे समय पृथ्वी जो है सन के सबसे पास है। ये क्यों हो रहा है? तो कि इसके ज्यामिति यानी इलेप्टिकल शेप के वजह से ऐसा है कि एक समय सन के ज़्यादा नियरेस्ट है और एक समय सबसे ज़्यादा फारदेस्ट है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है पृथ्वी सूरज के, इसको हम इस फिनोमिनन को कहते हैं उपसौर। इसके लिए शब्द है हमारा उपसौर, और इसको हम हिंदी में कहते हैं पेरिहिलियन। ये शब्द है हमारा पेरिहिलियन। यानी कि उपसौर कौन सी घटना है? यानी कि जब अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमते हुए जिस समय पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है उसको हम कहते हैं उपसौर यानी पेरिहिलियन। और जब पृथ्वी सूरज के सबसे दूर होती है उस घटना को हम कहते हैं अपसौर यानी कि एपिहिलियन। इंग्लिश में इसे हम कहेंगे एपिहिलियन। अब इसमें जो हमारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, पहला तो कॉन्सेप्ट का पार्ट यही है कि पेरिहिलियन क्या है, एपिहिलियन है, तो हमने उसको समझ लिया कि अराउंड सन रिवोल्यूशन में जब अर्थ सन के सबसे नज़दीक है दैट मीन्स उपसौर, और जब सबसे दूर है तो इस पोजीशन को हम अपसौर कह रहे हैं यानी एपिहिलियन। अब इसमें डेट पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो कौन सी डेट है जब सूरज जो है और पृथ्वी दोनों सबसे करीब होते हैं, और कौन सा डेट है जब पृथ्वी सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होती है। तो देखेंगे जब सबसे पास है ये डेट है हमारा 3 जनवरी, इसको ध्यान रखना है, 3 जनवरी की घटना है। और ये जो है हमारा ये है 4 जुलाई, यानी कि 3 जनवरी जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब है और 4 जुलाई जब पृथ्वी सूरज के सबसे दूर है। अब इसमें एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो हमेशा पुटअप होता है कि भाई जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास है तो उस समय ज़्यादा इसको हीट मिलना चाहिए सन से, यानी कि उस समय हमारे यहाँ गर्मी का ऋतु होना चाहिए, जबकि 3 जनवरी हमारे यहाँ सर्दियों की ऋतु है। अब इसके उलट जब पृथ्वी सूरज से ज़्यादा दूर है, क्यों? क्योंकि सन तो सोर्स ऑफ हीट है यानी कि आग का दहकता हुआ गोला है। तो जब सूरज से ज़्यादा दूर है पृथ्वी उस समय हमारे यहाँ मौसम ठंडी का होना चाहिए, बट ये मौसम हमारा 4 जुलाई यानी कि गर्मियों का। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि केवल डिस्टेंस मैटर ना करके यहाँ पर हमारा तिर्यक रेखा का कॉन्सेप्ट है कि जब 3 जनवरी को पृथ्वी सूरज के पास डिस्टेंस में ज़रूर होती है, लेकिन उस समय जो सूरज से चलकर रोशनी पृथ्वी तक आती हैं उसमें वायुमंडलीय लेयर्स के द्वारा रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब, स्कैटर्ड, डिफ्यूजन ये घटना होती है और इस समय सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि सूरज इस समय मकर रेखा पर होता है, यानी कि 22 दिसंबर को सन मकर रेखा पर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और उस तरह भारत में जो उसकी सिचुएशन है वो तिरछी होती है, हम इसको भी समझेंगे। तो उस तिरछेपन के वजह से सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी को पास होने के बावजूद भी टोटल अमाउंट ऑफ हीट कम मिलता है। जबकि जुलाई का जो पोजीशन है उसमें हम जानते हैं कि 21 जून को सूरज कर्क के ऊपर चमकता है
और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। इसका मतलब भारत में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट मिलता है और हमारे यहाँ गर्मियों की रीति होती है। अब इसको हम समझ लेते हैं। सन का पोजीशन जस्ट हम देखेंगे कि हमारा एक सन का ये अर्थ का हमने अर्थ को ड्रॉ कर लिया। ये हमारी जो है इक्वेटर है 0 डिग्री और कर्क रेखा का मतलब हुआ 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं और इसी तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिणी यानी कि साउथ लिख रहे हैं, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। पहले हम इनका नामकरण कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर रहेगा। ये है हमारा कर्क रेखा, यानी इसको हम लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये हमारी कर्क रेखा यानी कि हमारा लाइन ऑफ या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑब्लिक करके दोनों लिख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सीधी बात है, हिंदी में कर्क रेखा मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी। अब हमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट देखना है कि इसी रेखा के बीच में सन का मूवमेंट होता है। तो देखिए ये है हमें इक्वेटर, यानी कि जब सूरज इस विषुवत रेखा के ऊपर होता है, जब सूरज इक्वेटर के ऊपर होगा उस समय दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात बराबर होगा। दैट मीन्स दोनों ही गोलार्धों में बराबर लाइट पड़ेगी, तो दिन और रात इक्वल होंगे। 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। वो डेट है हमें याद रखना है, वो डेट है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये 2 तारीख है, हमें बिल्कुल याद रख लेना है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज जो है वो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, जिससे क्या है कि दोनों ही हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्दर्न एंड साउदर्न दिन और रात इक्वल होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। अब हमें यहाँ से सन का मूवमेंट देखना है। बोलने की भाषा में सन की मूवमेंट कह रहे हैं, बट टेक्निकली जो है सन अपने जगह पर फिक्स है और मूवमेंट तो अर्थ का होता है। लेकिन हम बोलते हैं कि सूर्य का उत्तरायण हो रहा है या सूर्य का दक्षिणायन हो रहा है। उत्तरायण का मतलब क्या है कि सूर्य जो है इक्वेटर से चलकर कर्क रेखा की तरफ आएगा, और जब सूरज इक्वेटर से चलकर मकर रेखा की ओर आएगा तो उसे दक्षिणायन कहेंगे, और जब इक्वेटर से चलकर कर्क रेखा की तरफ आएगा तो उसे हम उत्तरायण कहेंगे। तो देखेंगे सूरज 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर है। इसके बाद ये जो डेट है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 3 मंथ्स लगते हैं, 3 महीने का समय लगता है। और वो तारीख है जब सूरज कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है, वो है 21 जून। बिल्कुल याद रखना है, मार्च अप्रैल मई जून। 21 मार्च से सन उत्तरायण होने लगता है, और उत्तरायण होने के बाद सन जो है कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को आ जाता है। तो जब कर्क रेखा के ऊपर 21 जून को आता है, इस केस में क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में सनलाइट ज़्यादा मिलता है। और पिछली घटना आप याद कीजिए जिसमें हमने ऑफशोर की कंडीशन का पढ़ा था कि ऑफशोर होता है ये 4 जुलाई को, 4 जुलाई की घटना है ऑफशोर की। दैट मीन्स कि सूरज और पृथ्वी के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होने के बावजूद भी, चूँकि ये कर्क रेखा पर सूरज है 21 जून को, इसीलिए जुलाई के महीने में ज़्यादा गर्मी मिलता है। तो 4 जुलाई को हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। अब सूरज इक्वेटर से चलकर कर्क रेखा तक जाने में 3 महीने लगाया था, और वो 21 जून को अभी कर्क रेखा के ऊपर है। अब वापस सन जो है कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर आएगा,
तो जितना समय उसको जाने में लगा था 3 महीने, उतने समय उसको वापस आने में, तो जब हम जून में 3 महीना जोड़ेंगे तो वो डेट आ जाएगी 23 सितंबर। यानी कि सन जो है वो अब हमारा 23 सितंबर को वापस भूमध्य रेखा की ओर होगा, भूमध्य रेखा पर होगा। इससे क्या होगा, दोनों गोलार्धों में अगेन दिन और रात बराबर होंगी। और यही फिनोमिनन बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे की ओर है कि सूरज 23 सितंबर के बाद नीचे की ओर आएगा, इसको कहते हैं दक्षिणायन। और वो डेट जब सूरज बिल्कुल मकर रेखा के ऊपर होगा, वो तारीख है हमारी 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूरज जो है वो मकर रेखा के ऊपर होता है। इसीलिए चूँकि भारत कर्क के माने भारत जो है भूमध्य रेखा के ऊपर है, उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए जब सूरज इस समय दक्षिणी गोलार्ध में है तो 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सर्दियों की ऋतु होती है। यही वजह है कि पीछे हमने उपसौर लिखा था कि उपसौर की कंडीशन ये 3 जनवरी होने के बावजूद भी, यानी उपसौर के कंडीशन में पृथ्वी सूरज के पास होने के बावजूद भी हमारे यहाँ सर्दियों की ऋतु थी। उसका वजह क्या है कि 22 दिसंबर को सूरज जो है मकर रेखा पर है। अब वापस 22 दिसंबर के बाद अगेन सन जो है ऊपर की ओर जाएगा और उसको वापस विषुवत रेखा पर जाने में 3 महीने का समय फिर लगेगा। तो 22 दिसंबर में 3 महीने जोड़ेंगे तो वही डेट आ जाएगी 21 मार्च। 21 मार्च के बाद वही 3 महीने में 21 जून को कर्क पे होगा, फिर 3 महीने बाद भूमध्य रेखा पर होगा सितंबर में, फिर नीचे आकर 22 दिसंबर को मकर पे होगा, फिर रिवर्स जाकर 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर। इसी तरह से सन का मूवमेंट हम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन। यानी कि इसीलिए हमारे यहाँ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सर्दियों की ऋतु होती है, क्योंकि उस समय सूरज मकर रेखा पर होता है। और जून, जुलाई ये हमारे गर्मियों की ऋतु है, क्योंकि 21 जून को सूरज कर्क पर होता है। अब इसमें एक बहुत बेहतरीन सवाल है एनसीईआरटी में कि जैसे हमारे यहाँ क्रिसमस उत्तरी गोलार्ध में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर की ऋतु होती है शरद यानी ठंडे की ऋतु है, जबकि 25 दिसंबर जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उस समय वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर को सन जो है वो मकर पर है और ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन इसी बेल्ट में पड़ता है। तो चूंकि उधर सन सीधा मकर के ऊपर चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा लाइट मिलती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्रिसमस जो है वो वहाँ ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है और हमारे यहाँ उस समय शरद ऋतु यानी कि ठंडी का मौसम होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे इस पे एक्सप्लेन होते हैं। अब हम इसमें इसी जो हमने ये थ्योरी यहाँ पर देखा है इसको ही जस्ट हम वैलिडेट कर रहे हैं। देखेंगे कि ये हमारा अर्थ का झुकाव इसमें दिखाया गया है कि अर्थ जो है अपने सरफेस से और अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है। इस झुकाव का हमने पहले ही स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया था कि झुकाव होने का मतलब ही है चेंज ऑफ सीजन्स, यानी कि ऋतुओं का परिवर्तन में एक तो फिनोमिनन है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, एक वो है यानी कि रेवोल्यूशन, और दूसरा है सीजन ऑफ चेंज में पृथ्वी का अपने एक्सिस पर टिल्टिंग। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टिल्टिंग देख रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये, इसको हमने सपोज करिए कि इसको हमने मान लिया, तो हम देख पा रहे हैं इसमें कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है। इसके लिए आप ये देखिए, ये हमारा इसमें दिखाई दे रहा है कि ये नॉर्थ पोल है और दिस इज साउथ पोल। एन और एस, एन मीन्स नॉर्थ पोल एंड एस मीन्स साउथ पोल। अब ये हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल है और साथ में ये इसका बेस हुआ। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस पर, जिसको एक्सिस कहेंगे, ये स्पिन ऑफ एक्सिस है, तो अपने एक्सिस पे तो ऑब्वियस सी बात है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि किसी प्लेन में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो उसमें से अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 अगर टिल्ट है
तो डेट मीन रेस्ट कितना बच गया, वो जो एंगल बच गया वो 66.5 डिग्री है, क्योंकि 66.5 और 23.5 जब ऐड करेंगे तो दिस इज 90 डिग्री। तो अब हमें याद रखना है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन पृथ्वी अपने प्लेन के साथ, ये प्लेन है, दिस इज प्लेन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं, ये प्लेन के साथ वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस 23.5 डिग्री झुकाव के वजह से ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है अर्थ पर। तो हमने इसमें बात किया कि चेंज ऑफ सीजन्स, कि अगर ऋतुएं बदलती हैं उसके दो फिनोमिनन हैं। पहला है, उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, कि पृथ्वी सन के अराउंड घूम रही है, एक तो ये है, और दूसरा है हमारा टिल्टिंग ऑफ एक्सिस, तो अर्थ का टिल्टिंग ऑन एक्सिस, कि अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्ट है। ये दो पॉइंट मिलकर ही चेंज ऑफ सीजन्स करते हैं, यानी ऋतुओं का परिवर्तन बताते हैं। हम अगले अपने फिगर में ये देखेंगे कि जो अभी हमने अर्थ के रोटेशन को, यानी अर्थ के मूवमेंट को जो हमने डिस्क्राइब किया है, उसको कोरिलेट करते हैं अपने इस फिगर से। जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं कि जितनी बातों को हमने अभी तक देखा है अपने थ्योरी में, देखिए ये सन है और सन के अराउंड ये अर्थ का पूरा मोशन दिखाया गया है। तो जिन जिन बातों को अभी हमने पीछे ग्राफ के माध्यम से जो ड्रॉ किया था कि 21 मार्च को सन जो है वो इक्वेटर पे होता है, 23 सितंबर को अगेन सन इक्वेटर पे होता है, और ये 22 दिसंबर को सन जो है मकर रेखा पर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और 21 जून को सन जो है वो कर्क रेखा के ऊपर होता है। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी होगा, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। तो जब इधर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में ऑब्वियस सी बात है कि ठंडी होगी। और 21 मार्च और 23 सितंबर वो जो दो ऐसे डेट हैं जब सन जो है बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, तो उस समय डे और नाइट बराबर होते हैं, यानी कि दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। अपने तीसरे फिगर में हम देखेंगे, तीसरे फिगर में हम इसको देखेंगे कि ये हमारा पृथ्वी पे घूर्णन के कारण दिन और रात कैसे हो रहे हैं। तो हमने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि दिन और रात होना रोटेशन की वजह से है, और रोटेशन करने में हमारा सन है, जो हिस्सा अर्थ का सन के सामने पड़ता है वहाँ डे टाइम है। इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर डे है, और जो इसके हाफ साइड जो बैक साइड है यहाँ पर हम इसको नाइट कह रहे हैं इस समय, यानी ये सूरज के सामने वाला हिस्सा डे है, पीछे वाला हिस्सा अर्थ का नाइट है। चूँकि सन अपने जगह पर फिक्स है और रोटेट हो रहा, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो जब ये पोजीशन रोटेट हो जाएगा तो जो अभी सन के सामने है ये पूरा पोजीशन बैक साइड आ जाएगा, और जो बैक में था वो हमारा सन के सामने आ जाएगा। तो अब कंडीशन उलट हो जाएगी, यानी कि जब पहले रात था वो अब डे टाइम हो जाएगा, और जहाँ दिन था वो रात हो जाएगा। यानी कि घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, जबकि सूरज के चारों तरफ परिक्रमण करने के वजह से ऋतुओं का चेंज होता है। तो आपने देखा कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में पृथ्वी के गतियाँ ये चैप्टर में इतनी सारी रिवोल्यूशन, रोटेशन, प्रदीप्ति वृत्त, दिन रात का होना, इसके साथ में उपशौर ऑफशौर की कंडीशन और ऋतुओं का बदलना, इन सारे कॉन्सेप्ट को समअप किया गया है। हम इसी तरीके से एनसीईआरटी के बिहाफ पर और जो अतिरिक्त जानकारियाँ हैं जो चैप्टर्स में, उसको हम लेकर आते रहेंगे। ये सारी वीडियोज हमारे पीसीएस की पाठशाला चैनल पर अवेलेबल है।
और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके तक भी ये जानकारी अवेलेबल हो। नमस्कार।